तो पहला मंत्र ये है कि कम से कम सत्ता, सरकार और व्यवस्था पर जो बड़े संख्या में लोग बोझ बने हुए हैं उसमें और लोगों का इजाफा न हो। इसके लिए जरूरी है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए। दूसरा, 15 साल से 60 साल के जो लोग हैं, अब अगर उसको शिक्षा सुधर भी जाए तो वापस जाके तो पढ़ नहीं सकता है। उसका जीवन कैसे सुधरेगा? उसका जीवन सुधरेगा अगर उसको रोजी रोजगार का व्यवस्था हो जाए। और रोजी रोजगार की व्यवस्था में सबसे बड़ा बाधा है पूंजी की व्यवस्था। वो लड़का जाकर बॉम्बे के सैलून में बाल काट रहा है, दिल्ली में जाकर घर बना रहा है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि यहां आकर गया में सैलून खोल ले। तो जन स्वराज की दूसरी जो सोच है कि 15 से 60 साल के उम्र के युवाओं को सरकारी गारंटी पर सस्ते सुलभ ऋण उपलब्ध कराए जाए ताकि लोग घर घर में रोजी रोजगार कर सके। और इसी में छुपा हुआ है जो लड़का पीछे खड़ा होकर कह रहा था, भैया देश में सबसे बड़ा समस्या है प्रश्न लीक का। नहीं है सबसे बड़ी समस्या। हमको लड़का सवाल कहता, भैया काहे नहीं बोलते हैं? काहे बोले? आपको इतनी भी नहीं समझ है। प्रश्न लीक होना बहुत खराब बात है, बहुत बड़ा युवाओं के साथ अन्याय है। लेकिन अगर प्रश्न लीक न भी हो, सब परीक्षा वैकेंसी ठीक से भी पास हो जाए, तो क्या उससे युवाओं को, बिहार के लोगों का भला होगा? आप इसको जांचिए। 78 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सबकी संख्या जोड़िएगा तो उसकी संख्या बिहार में है 23 लाख। 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में 23 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। प्रतिशत हुआ 1.97, मतलब 2% लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं। 98% को न सरकारी नौकरी है न कभी आगे हो सकती है। और पूरे समाज को इसी में लड़ा रहा है कि सरकारी नौकरी तुमको दे देंगे। कोई कह रहा है 5 लाख दे देंगे, कोई कह रहा है 10 लाख देंगे, कोई कह रहा है 20% रिजर्वेशन करेंगे, कोई कह रहा है 60% करेंगे। अरे भाई तुम 2% जिसको देना है दे दो। तब भी तो 98% आदमी ऐसे ही रह गया बाहर। दुनिया में जितने देशों ने विकास किया है, आप जापान का नाम सुनते हैं, अमेरिका का नाम सुनते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो बड़े प्रोग्रेसिव देश हैं, वहां पर लोग मुसल्लापुर घाट में बैठ के रेलवे का परीक्षा दे के बढ़ा है। वो कंपटीशन का टीटी का परीक्षा दे के बैंक में पीओ बनकर आगे बढ़ा है। नहीं, उन देशों में सरकारों ने, समाज ने ये व्यवस्था की कि बच्चे अच्छा पढ़ें और पढ़ लिख कर अपनी क्षमता के हिसाब से रोजी रोजगार, स्वरोजगार कर सकें। इसके लिए समाज की ओर से सही पॉलिसी हो, सरकार की ओर से आपको पूंजी हो। जब तक यहाँ घर घर लोगों के यहाँ उद्योग नहीं लगेगा, घर घर काम काज नहीं होगा, तब तक यहाँ से गरीबी खत्म नहीं होगा। और तीसरी जो बात हम लोग कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के आदमी को ना आप पढ़ा सकते हैं, ना उसको आप काम करा सकते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र का सब आदमी तो झुक के ऐसे हो गया है। जीवन भर इतना उसको भूखमरी, माल न्यूट्रिशन है। आप लोग को दावा कर रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र की किसी भी ग्रामीण महिला को देखिए, यहां बहुत लोग डॉक्टर लोग बैठे हुए, शायद ही कोई महिला होगी जो सीधी खड़ी है, क्योंकि यहां खून की कमी इतनी है लोगों के शरीर में कि 50-55 आते आते कैल्शियम का इतना कमी है कि आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो झुक के ऐसे हो जाता है। उसकी इतनी दुर्दशा है कि इस महंगाई के जमाने में उसको 400 रुपया मिलता है अपना जीवन चलाने के लिए। आप जरा अंदाजा लगाइए, 400 रुपया में आदमी उसको रहना भी है, खाना भी है, दवा दारू भी करना है, कपड़ा भी खरीदना है। वो जीवन कैसे चल रहा है? तो अगर उसको बेहतर जीवन देना है तो कम से कम 2000 रुपया उसको महीना मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
तो बिहार का बजट हम लोगों ने देखा कि भाई ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। बिहार का बजट है 2,46,000 करोड़ रुपया इस साल का, और 60 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को अगर 2,000 रुपया महीना देना है तो कुल जमा खर्चा है 12,000 करोड़ रुपया। मतलब 5% पैसा भी अगर आप लगा दीजिएगा तो पूरा जो बुजुर्ग समाज है कम से कम वो इज्जत की जिंदगी जीने लगेगा। दो बात और हम लोग बता रहे हैं कि यहां पर जो खेती है, जो खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी दशा कैसे सुधरेगी। तो हम लोग बता रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया है। आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि हम भैया कटनी करने आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। हम भैया इस बार रोपनी में आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए कोयम्बटूर जाएंगे। ये आप जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनिए। वो रोपनी करने आया है लेकिन कमाने के लिए लुधियाना जाएगा। रोपनी क्यों करने आया है? क्योंकि इतना अनाज घर में पैदा हो जाए कि उसका बाल बच्चा खाए बगैर न मरे। तो बिहार में करीब करीब 90% खेती जो है वो विशुद्ध तौर पर खाने के लिए की जा रही है। तो जन स्वराज की परिकल्पना है कि ये खाने वाली खेती को कमाने वाला खेती बनाया जाए, नगदी फसल की ओर लोगों को ले जाया जाए। ये होगा कैसे? तो उसमें एक सबसे बड़ा जो बाधा है वो है मजदूर का। अगर आप धान बोते हैं तो 2 गो 4 गो मजदूर से काम हो जाएगा, लेकिन अगर सब्जी की खेती कीजिएगा तो उसमें 10 गो मजदूर लगेगा। मेहनत उतना ही है, लोग ज्यादा चाहिए। अब जो किसान है, गरीब आदमी है, वो सोचता है कि 10 गो मजदूर लगाकर गोभी उगाएं, अब फिर पैसे नहीं मिलेगा तो हम तो बिकिए जाएंगे। तो जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप खाने वाली खेती छोड़कर नकदी की खेती करने लगिएगा तो मजदूरी का आपको सीधे मनरेगा के जरिए जोड़कर मुफ्त में आपको दे दिया जाएगा मजदूर। इसका फायदा देखिए, मनरेगा में अगर 10,000 करोड़ रुपया आया तो 4,000 रुपया यहां का आदमी उसको लूट ले गया, कमीशन काट लिया। जो 60% खर्च हुआ उसमें भी चोरी। अगर आप उसी पैसे के मजदूर को किसी किसान को दे दीजिएगा तो किसान तो उससे दबा के काम कराएगा ही कराएगा। सरकार को कोई अलग से पैसे की जरूरत नहीं है। जो पैसा मनरेगा में आ रहा है, झूठ मूठ का मट्टी कटा रहा है, पेड़ लगा रहा है, अगर उसी मजदूर को किसान को दे दिया जाए इस शर्त के साथ कि भाई तुम धान छोड़कर सब्जी उगाओगे, मसाला उगाओगे, तो तुम्हारा जो खेत में मजदूर लगेगा उसको मनरेगा से दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग नगदी फसलों की खेती में की ओर जा सकते हैं। और अंतिम जो यहाँ एक और बात हम लोग कह रहे हैं, गुजरात के मॉडल को अगर आप ध्यान से देखिएगा, गुजरात में घर घर समृद्धि कब आई? जब प्रोफेसर कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन वहां किया। ये जो अमूल का नाम आप सुनते हैं, ये 1970 के जमाने में प्रोफेसर कुरियन के नेतृत्व में वहां घर घर से 20 लीटर 25 लीटर दूध निकालने का डेयरी का प्रयोजन किया गया। वहां से वहां सुविधा आई और ज्यादातर ये दूध उत्पादक पुरुष नहीं है, सब महिला है। तो जन स्वराज में हम लोग ये कह रहे हैं कि जितनी महिलाएं हैं जो भी इस तरह का काम करना चाहती हैं, डेयरी का, पोल्ट्री का, मछली पालन का, उनको सरकारी गारंटी पर 4% के ब्याज पर लोन अगर दे दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग दूध, अंडा, मछली का उत्पादन करने लगेंगे। तो ये 5 प्रयास मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले 2-3 साल अगर ये 5 काम खाली कर दिया जाए, बाकी चीज हम आपको विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, उसको पढ़िएगा, लंबा चौड़ा बात, लेकिन बोलचाल की भाषा में समझ में आने वाला ये 5 चीज भी हो जाए
तो बिहार के इकोनॉमी में आपको आमूल चूल परिवर्तन आएगा।